नमस्कार, बिग न्यूज बिग शो देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बिग न्यूज बिग शो में सबसे पहले बात होगी भारत की अंतरिक्ष में मिली बड़ी सफलता की। भारत अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली डॉक करने वाला चौथा देश बन चुका है। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन ही ऐसा करने में सफल रहे हैं। इसरो ने बताया कि 16 जनवरी को सुबह डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को पूरा किया गया। इसरो को मिली इस सफलता पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। इसके बाद हमारी दूसरी खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां चुनाव से पहले सियासी पारा हाई दिखता है। 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को कई प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए। इसी तरह तीसरी खबर भी दिल्ली चुनाव को लेकर ही रहने वाली है, जिसमें बीजेपी ने अपनी चौथी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है और इसी के साथ दिल्ली की 70 सीटों में से बीजेपी ने कुल 68 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसके बाद चौथी खबर रहेगी मायानगरी मुंबई से, जहां मशहूर फिल्म एक्टर सैफ अली खान पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ है। बुधवार देर रात हुए इस हमले में सैफ अली खान गंभीर रूप से घायल है और उनका इलाज मुंबई के लीलावती अस्पताल में करवाया जा रहा है। इसके बाद हमारी 5वीं खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है, जहां आयोजित महाकुंभ में एक संत अपनी डिग्री को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। और छठी खबर हरियाणा से, हरियाणा के करनाल से, जहां सीसीटीवी कैमरे की मदद से ट्रैफिक पुलिस ने 99,000 से ज्यादा के चालान काटे हैं और इससे सरकारी खजाने में 2 करोड़ 43 लाख रुपए का इजाफा हुआ है, या फिर कहें कि इतने पैसे उनके खाते में आए हैं। तो चलिए शुरू करेंगे बिग न्यूज बिग शो का सफर। अगले आधे घंटे में दिखाएंगे आपको ये तमाम खबरें। बने रहे हमारे साथ। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे भारत को अंतरिक्ष में मिली बड़ी सफलता की खबर के साथ। इसरो ने अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली डॉक कर लिया है और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन चुका है। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन को ऐसी सफलता मिल चुकी है। इसरो की इस सफलता पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी खुशी जाहिर की है और बधाई भी दी है। रिपोर्ट देखिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अंतरिक्ष में ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है जो इससे पहले दुनिया के मात्र 3 देश अमेरिका, रूस और चीन के नाम था और अब चौथा देश भारत इसमें शामिल हो गया है। इसरो ने अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली डॉक कराने में सफलता हासिल कर ली है। इस बारे में इसरो ने बताया कि 16 जनवरी की सुबह डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को पूरा किया गया। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण कामयाबी। सबसे पहले तो टीम इसरो बधाई की पात्र है। साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हमें राजनीतिक नेतृत्व का सहयोग मिला है, क्योंकि इसरो में प्रतिभा की कमी ना थी, योग्यता की कमी ना थी, प्रतिबद्धता की कमी ना थी, मेहनत करने का मादा भी कम ना था, लेकिन जिस प्रकार का सहयोग राजनीतिक नेतृत्व से मिलता है, ये मिलना चाहिए, वो हमें 2014 के बाद संभव हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी आए। और ये कोई मामूली बात नहीं थी कि आजादी के 60-70 वर्ष के बाद पहली बार 3-4 वर्ष पूर्व जब नए स्पेस रिफॉर्म्स आए तो मोदी जी ने इसको प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया और उसी का ये परिणाम है कि तीव्र गति से ये फास्ट ट्रैक मूवमेंट हो रही है। आज ये जो स्पेसएक्स का मिशन है, यदि इसी की बात करें तो इसकी कामयाबी से हम उन 3-4 देशों में शामिल हैं जो हर प्रकार के मिशन के लिए अब सक्षम हो चुके हैं। हम 7 जनवरी को अपेक्षा कर रहे थे कि ये डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का जो पहला चरण है वो पूरा किया जाए, तो उस समय कुछ रुकावट आने से वो पोस्टपोन किया गया। फिर 9 जनवरी को अगेन अटेम्प्ट किया गया। उसके बाद तब भी हमको लगा कि थोड़ी और उसकी जरूरत है एनालिसिस की। डेटा, काफ़ी डेटा, अच्छा डेटा हमको मिला ये 7 और 9 जनवरी के मैन्यूवर से, और उसको वो डेटा के एनालिस करके फिर आज सुबह लगभग 5:30 से 6:30 के बीच में प्लान किया गया कि ये डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का जो मुख्य चरण है उसकी कोशिश की जाए। तो जैसा कि आपने इसरो की साइट पे भी देखा होगा कि ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी सक्सेसफुल रहा है और भारत दुनिया का लगभग चौथा देश बन गया है जिसने ये सफलता हासिल की। इस मिशन की कामयाबी पर चंद्रयान 4, गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे मिशन निर्भर थे।
चंद्रयान 4 मिशन में चंद्रमा की मिट्टी के सैंपल पृथ्वी पर लाए जाएंगे। वहीं गगनयान मिशन में मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। बता दें कि इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से रात के 10 बजे स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया था। इसके तहत PSLV C-60 रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर डिप्लॉय किए गए। 7 जनवरी को इस मिशन में दोनों स्पेसक्राफ्ट्स को कनेक्ट किया जाना था, लेकिन किन्हीं कारणों से इसे टालना पड़ा। फिर 9 जनवरी को भी तकनीकी दिक्कतों के कारण डॉकिंग टल गई। इसके बाद 12 जनवरी को स्पेसक्राफ्ट्स को 3 मीटर तक पास लाने के बाद वापस सुरक्षित दूरी पर ले जाया गया था और 16 जनवरी को इसरो ने सफलता हासिल कर इतिहास रच दिया है। बता दें, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चंद्रयान 4 मिशन में होगा, जिसमें चंद्रमा से सैंपल वापस पृथ्वी पर लाए जाएंगे। स्पेस स्टेशन बनाने और उसके बाद वहां जाने आने के लिए भी डॉकिंग टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। गगनयान मिशन के लिए भी ये टेक्नोलॉजी जरूरी है, जिसमें मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। सैटेलाइट सर्विसिंग और इंसानों को चंद्रमा पर भेजने के लिए ये टेक्नोलॉजी जरूरी है। भारत ने अपने डॉकिंग मैकेनिज्म पर पेटेंट लिया है, जिसका नाम भारतीय डॉकिंग सिस्टम दिया गया है। भारत को अपना खुद का डॉकिंग मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ा, क्योंकि कोई भी स्पेस एजेंसी इस बेहद कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की बारीकियों को शेयर नहीं करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नॉमिनेशन का दौर जारी है। गुरुवार को बीजेपी के कपिल मिश्रा, आम आदमी पार्टी से मनीष सिसोदिया और कांग्रेस से संदीप दीक्षित समेत कई नेताओं ने अपना नामांकन दाखिल किया है और इस दौरान सभी ने अपनी अपनी जीत के दावे भी किए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन का दौर जारी है। गुरुवार को बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा ने करावल नगर से अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कपिल मिश्रा ने दावा किया कि इस बार दिल्ली में बीजेपी इतिहास रचने जा रही है। समझ में आ गया है इन लोगों की, ये दिल्ली दंगों के घाव ताजा करना चाहते हैं। हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम मुद्दों पे, पानी पे, बिजली पे, टूटी सड़क पे, पेंशन जो बंद है, राशन कार्ड बंद है, इस पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि हमारे जख्मों पे नमक छिड़क के ताहिर हुसैन को, इशरत जहां को, शाहरुख पठान को मैदान में उतार के ये हमारे जख्मों पे नमक छिड़केंगे, अंकित शर्मा जी को जिन्होंने मारा, दिलबर नेगी जी को जिन्होंने मारा, उनको मैदान में उतारेंगे, तो फिर जनता में आक्रोश आएगा। उसका जवाब भी देगी जनता, वोट से देगी जवाब। वहीं आम आदमी पार्टी से मनीष सिसोदिया ने भी अपना नामांकन दाखिल किया और दावा किया कि पिछले 11 सालों में जो काम हुए हैं, उसके दम पर दिल्ली में एक बार फिर से हमारी सरकार बनेगी। जंगपुरा विधानसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में, अरविंद केजरीवाल जी के एक सिपाही के रूप में मैंने नामांकन दाखिल किया है और इस विश्वास पर दाखिल किया है कि जंगपुरा के लोग, जंगपुरा का एक एक भाई, एक एक बहन, वही प्यार और सम्मान अपने इस भाई को देंगे जो पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी को देते रहे हैं। जो प्यार और सम्मान और आशीर्वाद पूरी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की टीम को मिलता रहा है, वही प्यार और सम्मान इस चुनाव में भी बरकरार रहेगा। और जंगपुरा के विधायक के रूप में चुने जाने पर मैं जंगपुरा के लोगों के लिए उनके सुख दुख में साथ दूं और उनके भविष्य के निर्माण में शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से, इलाके की तरक्की के माध्यम से सहयोग कर सकूं, इस भावना के साथ मैंने नामांकन किया है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं जंगपुरा से एक उम्मीदवार के रूप में जंगपुरा के लोगों के बीच जा रहा हूं। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा के नामांकन के बाद कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान संदीप दीक्षित ने मुफ्त की घोषणाओं पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। मुझे बहुत निराशा हुई है। ये चुनाव दिल्ली के विकास का, दिल्ली के मुद्दों का था। कोई फ्री में चीजें बांट रहा है, कोई सामग्रियां बांट रहा है। हमारा ये कहना है कि अगर इसी तरह चुनाव चलते रहेंगे तो फिर वोट क्यों करवा रहे हो? आप कुरियर सर्विस कर दो, जो चीज घर में सबसे ज्यादा भिजवा दे उसको वोट दिलवा दो। बंद करो ये सब राजनीति का नाटक, बंद करो आप तमाम चीजें देना। मैं कहता हूं मैं सबको 2 बिस्तरे भिजवा दूंगा, कोई स्कूटर भिजवा देगा, कोई बस भिजवा देगा, काम ही खत्म हो जाए। मतलब क्या रह गया उस लोकतंत्र का जिसमें हम लोगों की आस्था और विश्वास जीतने की कोशिश करते थे। इसके अलावा कई और प्रत्याशियों ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया और अपने अपने जीत के दावे किए। देखिए, दिल्ली को पिछले 10 साल में जिस प्रकार से केजरीवाल ने नरक में डाला है, यहाँ सड़कें देखें तो सड़कें टूटी हुई हैं,
नालियां पानी की व्यवस्था खराब है और किसी प्रकार की चिंता नहीं की है। लोग जो है एक प्रकार से बात तो करते हैं विकास विकास, किसी का विकास नहीं हुआ। अगर विकास हुआ तो उसने अपने घर का विकास किया, ये बात तो मान ली, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं उन्होंने खड़ी की। आज जनता त्राही त्राही कर रही है और जो 10 साल के उन्होंने झूठ बोले, उस झूठ को याद कर करके लोग बदला लेने के लिए तैयार हैं। और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से काम कर रही है, जैसे हमारे नॉमिनेशन हो रहे हैं, अगले इस टर्म में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से। कुल मिलाकर इस बार दिल्ली का चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है, जिसमें सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। लेकिन देखना होगा कि दिल्ली की जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की इस लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी बची हुई 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इस हिसाब से बीजेपी अब तक कुल 68 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है, जबकि कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है। दिल्ली चुनाव में दावे और वादों के बीच बीजेपी ने अपनी चौथी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस लिस्ट में बवाना से रविंद्र कुमार, वजीरपुर से पूनम शर्मा, दिल्ली कैंट से भुवन तंवर, संगम विहार से चंदन कुमार चौधरी, ग्रेटर कैलाश से सीखा राय, त्रिलोकपुरी से रविकांत उज्जैन, शाहदरा से संजय गोयल, बदरपुर से अनिल वशिष्ठ, गोकुलपुर से प्रवीण निमेश बीजेपी की ओर से चुनाव में बैटिंग करेंगे। इससे पहले कांग्रेस ने भी 7 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिसमें बवाना से सुरेंद्र कुमार, रोहिणी से सुमेश गुप्ता, करोलबाग से राहुल घनक, तुगलकाबाद से वीरेंद्र बिधूड़ी और बदरपुर से अर्जुन बढ़ाना का नाम शामिल है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। इनमें बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, पीयूष गोयल, हेमंत बिस्वा शर्मा, नायब सिंह सैनी, पुष्कर सिंह धामी, धर्मेंद्र प्रधान, भजन लाल शर्मा, डॉक्टर मोहन यादव, अनुराग ठाकुर शामिल हैं। बीजेपी की इस लिस्ट में यूपी और बिहार के नेताओं का नाम भी शामिल है। यूपी बिहार के नेताओं को मिली जगह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली में प्रचार करते नजर आएंगे। बीजेपी दिल्ली में पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। अब देखना यह है कि बीजेपी की ये रणनीति जनता को कितना प्रभावित कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और अब खबर है माया नगरी मुंबई से, जहां मशहूर बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ है। इस हमले में सैफ अली खान गंभीर रूप से घायल है और उनका इलाज मुंबई के लीलावती अस्पताल में जारी है। डॉक्टर्स का कहना है कि सैफ अली खान के शरीर पर कई जगह चाकू लगने से गहरे घाव है। ऐसा लगता है बॉलीवुड को किसी की बुरी नजर लग गई हो। पहले सलमान खान को जान से मारने की धमकी और अब सैफ अली खान पर जानलेवा हमला। इस हमले ने माया नगरी मुंबई को हिलाकर रख दिया है। बुधवार रात मुंबई स्थित सैफ अली खान के घर पर चाकू से उन पर जानलेवा हमला हुआ है। इस हमले में सैफ अली खान गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें इलाज के लिए लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सैफ का इलाज कर रहे डॉक्टरों के मुताबिक शरीर पर चाकू लगने से कई घाव हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। Mr. Saif Ali Khan was admitted in the morning at 2 a.m. at Leelavati Hospital with alleged history of assault by some unknown person. At 2 a.m. he sustained major injury to the thoracic spinal cord due to lodged knife in the spine. Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. 2 other deep wounds on his left hand and one on the neck was repaired by plastic surgery team. The entire surgery was monitored by Dr. Srinivas Kudwa as a cardiologist because of his other condition.
He is completely stable now. He is recovering well and out of danger. सैफ अली खान पर हुआ ये हमला बेहद चिंताजनक है, लिहाजा पुलिस प्रशासन ने तत्परता दिखाई है। एक व्यक्ति की शिनाख्त की गई है। एक्टर के घर पे गया था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। एक्यूज्ड फायर एस्केप का यूज करके इनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है, और एक बार एक्यूज अरेस्ट हो जाता है तो उसके बाद आगे के डिटेल्स ये हम आपसे डिस्क्लोज कर पाएंगे। एक एक्यूज आइडेंटिफाई हो चुका है, उसने स्टेयरकेस का यूज किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर है। 10 डिटेक्शन टीम्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रही है। एक एक्यूज है, वो एक्यूज की मूवमेंट उस अपार्टमेंट में कल रात में ये इंसिडेंस के समय पे देखी गई है, और उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ऑफेंस रजिस्टर हो चुका है बांद्रा पुलिस स्टेशन में। इस घटना को लेकर शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी घर में चोरी की नियत से घुसा था और मेड से उसकी बहस हो रही थी, जिसे सैफ अली खान ने शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया। हालांकि इस बात की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतनी सुरक्षा के बीच आरोपी घर में घुसा कैसे? हमला करने के बाद वो भागने में कामयाब कैसे हुआ? मेड क्या रात में घर पर ही रुकती थी? हमलावर की उससे बहस क्यों हो रही थी? क्या हमलावर मेड का कोई परिचित था? क्या उसी ने हमलावर को घर में एंट्री दी थी? और इन्हीं तमाम सवालों के साथ पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब खबर प्रयागराज से है, जहां महाकुंभ की शुरुआत के साथ ही आपने कई बाबाओं को देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे संत से मिलवाएंगे जिन्होंने आईआईटी मुंबई से अपनी पढ़ाई पूरी की है और फिर लाखों रुपए के पैकेज को छोड़कर संत का चोला ओढ़ लिया है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक उत्सव महाकुंभ का आयोजन इन दिनों प्रयागराज में चल रहा है। देश विदेश से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। नागा बाबाओं, अघोरियों, महिला संतों और दुनिया के सबसे सम्मानित धार्मिक नेताओं से मिलने के लिए महाकुंभ एक बड़ा मंच है। यहाँ कोई श्रद्धालु भगवान शंकर का रूप लेकर आता है, तो किसी ने माँ काली का वेश धारण किया है। इन सबके बीच महाकुंभ में आए एक IITian बाबा की काफी चर्चा हो रही है। महाकुंभ में इन्हें लोग इंजीनियर बाबा भी कहते हैं। इंजीनियर बाबा का असली नाम अभय सिंह है। इनका दावा है कि उन्होंने IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है। साइंस का रास्ता छोड़कर उन्होंने अध्यात्म का रास्ता अपना लिया है। अब उन्हें अध्यात्म की जिंदगी में शांति मिलती है। वो तो हरियाणा में जन्म है मेरा, हरियाणा में झज्जर जो जिला है, तो स्कूलिंग वगैरह वहाँ से हुई। फिर उसके बाद पढ़ाई के लिए जैसे JEE वगैरह एग्ज़ाम की तैयारी की, तो तैयारी करने के बाद फिर मुंबई गए, IIT मुंबई एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बाद वही उसको ऐसे समझ में आया कि ये आधा अधूरा ही है, कि इससे तुमको क्या मिलेगा। मतलब ठीक है, पैसे तो मिल जाएंगे, बट वो क्या तुम वो वाली चीज़ पूरी लाइफ भर कर सकते हो क्या? सेम अब वो लाइफ भर यदि नहीं कर सकते हो, मतलब तुम उब जाओगे इस चीज़ से। तो मेरे को वैसा चाहिए था, लाइक पूरा जॉब, लाइक हाँ ऐसी चीज़ मुझे मिल जाए जो मैं करता रहूँ, बस मज़ा आता रहे, लाइफ चली जाए पूरी। और उसकी खोज में तुम निकलते गए, फिर जैसे मीनिंग ऑफ लाइफ तुम ढूंढते रहते हो, यार ये लाइफ का मतलब क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। आगे बढ़ते जाते हो। उसमें बहुत सारे ऐसे रास्ते आए, बहुत सारी चीज़ें हुई बीच में, यहाँ वहाँ मोड़ आए बहुत सारे। धीरे धीरे आके फिर तुमको वही फाइनली वही तुम ऐसे ही देखते हो कि जो होना होता है वो वैसे ही होता है। वही महाकुंभ से प्रसिद्ध हुए IITian बाबा अभय सिंह हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं। बाबा अभय सिंह के पिता का कहना है कि बेटा अभय शुरू से ही पढ़ाई में काफी अच्छा था। वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो शुरू से था, पढ़ते समय वो शुरू में तो 3 क्लास तो वो ये न्यूटन पब्लिक स्कूल है कोसली रोड के ऊपर, फिर 5वीं तक उसने विवेकानंद आर्य नगर में है उससे की थी। उसके बाद में लारेंस में चला गया था। लारेंस से +2 करने के बाद में उसने 6 महीना कोचिंग ली,
नारायणा जो IIT के पास है वहाँ उसकी रैंकिंग उस टाइम बहुत ठीक थी, 600-700 के बीच में थी मेरी समझ में। तो फर्स्ट जो चॉइस है मैं उस IIT के अंदर जाऊँगा। फिर मैं अभी देख ले, मैं तो ये कह रहा था मैं अभी दिल्ली बुल्ली ले ले, हम भी मिलाएंगे। बोले ना, बम्बे जाऊँगा मैं। बम्बे चला गया, IIT कर ली। उसके बाद में मैंने उसको टेलीफोन में वो मैसेज कराया व्हाट्सएप पर, मैं भाई धन दौलत और साम्राज्य तो फिर मिल जाते हैं, परंतु जिंदगी चली गई तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो वो मसूरी की तरफ, धर्मशाला और मसूरी की तरफ चला गया। उसके बाद में उसने अपना ये फैसला ले लिया सन्यासी बनने का। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें देखकर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि बाबा जी कांटों पर ही लेटे हुए हैं। इन्होंने कांटों का बिस्तर बना रखा है और वो अनोखी तपस्या में लीन है। सब भगवान की महिमा है, उनको पूजा करता हूँ, गुरु की सेवा करता हूँ। गुरु ने ज्ञान दिया, गुरु से आशीर्वाद दिया हमको। ये आज 40-42 साल हो चुका है। हर साल लगाता हूँ। जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, नासिक जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, गंगा सागर जाते हैं। बहरहाल पेशवाई अखाड़ों का स्नान चौंकाने वाले बाबा पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं और यही आस्था के महाकुंभ की खासियत भी है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब खबर करनाल से है, जहां ट्रैफिक पुलिस की तीसरी आंख अब आप पर लगातार नजर बनाए हुए है। चौक चौराहों और सड़कों पर CCTV कैमरे पूरी निगरानी कर रहे हैं और इन्हीं CCTV की मदद से पुलिस ने साल 2024 में 99,000 से ज्यादा के चालान भी काटे हैं। ये रिपोर्ट जरा देखें। अक्सर हम देखते हैं कि लोग ट्रैफिक नियम का जब उल्लंघन कर देते हैं तो उनके घर तक चालान आ जाते हैं। ऐसे में करनाल जिले में 2024 में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के पास जो ऑनलाइन चालान आए थे वो 99,437 हैं और ये चालान करीब 2,43,00,000 रुपए के हैं, जो कि एक बड़ी राशि है। किसी ने बाइक पर हेलमेट नहीं लगाए, कोई बाइक पर 3 या 4 लोगों को बैठा कर गया, किसी की नंबर प्लेट नहीं है, किसी ने ट्रैफिक लाइट को जंप किया, किसी ने गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं लगाई, तो कोई सिग्नल से रफू चक्कर हो गया, लेकिन उसके मोबाइल पर या उसके घर चालान आ गया। आराम से आप अपना वाहन चलाएं। 2024 की यदि बात करें तो 99,487 के करीब चालान इसमें अभी तक इशू किए हैं। जो वहाँ पे वायलेशन है इसमें मेजरली जो विदाउट हेलमेट है या विदाउट सीट बेल्ट है और ट्रैफिक लाइट की वायलेशन है, इस टाइप के चालान अमूमन इशू किए जाते हैं। और लोगों से यही अपील रहेगी कि ट्रैफिक वायलेशन ना करें। ऐसा करके वो अपनी और दूसरे की ज़िंदगी दोनों को खतरे में डालते हैं और ये रूल्स जो हैं आपकी सेफ्टी को ध्यान में रख के ही बनाए गए हैं। उसी के रिगार्डिंग है कि अपील लोगों से की जाती है। कितने और चालान कटे हैं? अमाउंट अगर टोटल कराया देखा जाए तो लगभग 2,43,00,000 के करीब का अमाउंट बनता है, जो बहुत हैवी पेनल्टी है। और अगर ऐसा करते हैं तो आर्थिक बोझ भी पड़ता है। ये लोगों को सिर्फ यही है कि रूल्स फॉलो करने के लिए एक वो है, बाकी रूल्स फॉलो करना सबकी नैतिक जिम्मेवारी है और यही अपील रहेगी। आगे भी इस तरह की एक्सरसाइज जारी रहेगी। आपको बता दें कि करनाल में सैकड़ों कैमरे अलग अलग चौक चौराहों पर लगे हैं। ये कैमरे काफी हाई रेजोल्यूशन वाले हैं। कोई कैमरा 360 डिग्री पर घूमता है तो कोई कैमरा ट्रैफिक रूल तोड़ने पर झट से नंबर प्लेट को डिटेक्ट कर लेता है, जिसके बाद उसके पास चालान आ जाता है। और ये सब कैमरे जहां कंट्रोल होते हैं वो जगह है इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर, जहां पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हैं जिसमें शहर में लगे हुए कैमरों का कंट्रोल है और पुलिस कर्मचारी वहां पर अपनी ड्यूटी देते हैं और उन लोगों के वाहनों को देखते हैं जो कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। सूर्य समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला सूर्य समाचार पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार।